बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पोल्ट्री ख़ास तौर पे देसी मुर्गियों के अमवात का बायस बनने वाले अंदरूनी क्रमों के मतलब तमाम ज़रूरी मालूमात, इलाज व मालजा समेत आपके साथ एक नहायत ही मुनफरिद और शानदार वीडियो की सूरत में शेयर करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इससे पहले मेरे चैनल पर मौजूद चौड़े मार बीमारी के मतलब वीडियो देख चुके हैं। तफसील में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के बारे में बताना पसंद करूंगा कि इस मुनफरिद अंदाज में जिसमें आप उर्दू इबारत को नहायत ही खूबसूरत तरीके से तस्वीर की शक्ल में देख रहे हैं, आपको ये सुनकर बेहद खुशी होगी कि ये मेरा ज़ाती आइडिया, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। ऐसी शानदार वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी सिवाय मेरे चैनल के बातचीत विद डॉक्टर मुख्तार। आप वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी, यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आखिर पे अपना फीडबैक लाजमी देना। आपने इस वीडियो को लाइक भी करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और सबसे जो अहम बात है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। और मैं जल्दी आपके सामने आउटलाइन रख देता हूँ ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अंदरूनी क्रमों के मतलब बुनियादी मालूमात शेयर करूँगा। उसके बाद जो किस किस्म की पोल्ट्री मुतासर हो सकती है ऐसे और फैक्टर मैं आपके सामने रखूँगा जिससे ये बीमारी फैलती है। और उसके बाद मैं मुख्तलिफ एंडोपैरासाइट का लाइफ साइकिल आपके सामने रखूँगा। आखिर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मुर्गियों को कैसे मुतासर करती हैं। और फाइनली हम ये बात करेंगे कि इन अंदरूनी क्रमों की रोकथाम कैसे की जा सकती है और इसका इलाज मुआवजा कैसे किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में हम हेलमेंथ की बात करेंगे। हेलमेंथ्स जो हैं इनको हम बुनियादी तौर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं नीमाटोड और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टोड। नीमाटोड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्केरिड्स हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 इंच तक हो सकती है। आगे जाके आप वीडियो में देखेंगे जो सामने तस्वीर नज़र आ रही है, ये कैसी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट करता है और कैसा नज़र आता है। ख्याल रखें बच्चों को ना दिखाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिस्टोड की, जो दूसरा ग्रुप है। सिस्टोड में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का जो एंडोपैरासाइट है वो रिलेटिनस स्पीशीज़ है। इसकी जो लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। याद रखें कि ये सिस्टोड ये हमारी डोमेस्टिक जो पोल्ट्री है उसके अंदर इनकी इन्फेक्शन जो है उनके चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस किस्म की पोल्ट्री मुतासर हो सकती है एंडोपैरासाइट से। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि हेलमेंथ को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं नीमाटोड, दूसरे को हम सिस्टोड कहते हैं। नीमाटोड के जिस तरह एंडोपैरासाइट आपके सामने आ रहे हैं, ये तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म की जो पोल्ट्री है जिसमें डोमेस्टिक पोल्ट्री भी आ जाती है, डक्स आ गई, उसके अंदर कबूतर आ जाते हैं, बटेर आ जाते हैं और उसके फीजट हो गया, मोर हो गया और टर्की, इनको मुतासर करते हैं। जब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की टेप वर्म की, तो टेप वर्म जो है ये ज़्यादातर उन मुर्गियों को मुतासर करता है जो हम जिसको कहते हैं कि फर्स्ट पे जब हम उनको रियर करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। जिस तरह लेयर हो गया, ब्रीडर हो गया, ब्रायलर हो गया। और इसके अलावा जो इवन के जो केजेस में लेयर होती हैं, अगर उनकी स्क्रीन नहीं लगी वहाँ तक जो इंटरमीडिएट होस्ट की असेस हो जाती है तो उनके अंदर भी ये टेप वर्म की इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा ये अफ्रीकन ग्रे पैरट्स में भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, लेकिन ये डोमेस्टिक पोल्ट्री के अंदर इन्फेक्शन नहीं करते। अब मैं आपके सामने ऐसे अवामिल जो एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन फैलने का बायस बनते हैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इनको समझना नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप इनको समझ लेते हैं और इससे आपको फ़ायदा क्या होना है कि जब आप बीमारी की रोकथाम के लिए जब इक़दाम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो ये चांद एक किस्म के हैं जिसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने जो लिटर है, जो बेडिंग मटेरियल है, उसको अगर क्वालिटी वीक है, वो पुअर है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होंगे। एक और है कि अगर आप एक ही मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं तो चांसेस ये होते हैं एंडोपैरासाइट उस मेडिसिन के ख़िलाफ़ उनकी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, तो उस सूरत में भी इन्फेक्शन फैल सकती है। एक और थर्ड ये है कि जो सीज़न है, ख़ास किस्म के सीज़न में कुछ ख़ास किस्म के इंटरमीडिएट होस्ट आ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलती रहती है। और
इसके अलावा जो मैकेनिकल वेक्टर हैं या इंटरमीडिएट होस्ट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ डिटेल में आगे तफसीलन में आ जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इन फैक्टर को आपने ज़हन में रखना है, इसी से आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। अब हम बात करेंगे एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन की अलामात की। जब एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन होती है तो मुर्गियाँ या परिंदे हैं वो इंतहाई कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी जो कील बोन है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आना शुरू हो जाती है, जो सीने वाली हड्डी है। इसके अलावा भूख उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इन्फेक्शन ज़्यादा होने की सूरत में उनकी तड़ियों की बंदिश हो सकती है और आखिरकार होता ये है कि वो परिंदे मर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो परिंदे इंतहाई कमज़ोर होंगे, उनकी जो जिल्द की रंगत है वो तब्दील हो चुकी होगी, वो तकरीबन पीले रंग पड़ जाता है। तो अगर मज़ीद आप उस अपने परिंदों पे गौर करें तो ये नहायत ही सुस्त होंगे, ये चलने को इतनी तरजीह नहीं देंगे। इसके अलावा जब ये ड्रॉपिंग करेंगे या फीसेस करेंगे वो डायरिया नुमा होगा, उसमें पानी होगा, उसकी रंगत तब्दील हो चुकी होगी। मज़ीद अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखें, बाद औक़ात उसमें हल्के हल्के बुलबुले नज़र आएंगे। वो बुलबुले बुनियादी तौर पे ऐसा नहीं होता उसके अंदर कोई गैस है, बुनियादी तौर पे होता ये कि उसके अंदर ये छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं, उसकी वजह से बुलबुले बनते हैं। अगर आप थोड़ी देर उस पर थोड़ी नज़र झटकाएँ तो उसमें कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आएगी, जिस तरह कोई चावल के दाने की तरह, या इससे बड़े साइज़ के भी हो सकता है, जिस तरह आप पहले देख चुके हैं। तो जब आप उनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी मुर्गियाँ जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। तो इसके बाद इसका इलाज नहायत ही आसान है, वो आगे जाकर आप देखेंगे तो आपको इसका इलाज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मुर्गियाँ बच सकती हैं, वरना होना ये है कि जिस तरह आप देखते हैं कि अचानक ही मुर्गियाँ मर जाएंगी और फिर जिस तरह हम बाकी जगहों पे देखते हैं कि कभी गली मोहल्ले में पड़ी होती है मुर्गियाँ मरी हुई, उसमें अक्सर का मसला ये एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन का होता है। अब हम बात करें एंडोपैरासाइट के लाइफ साइकिल। एंडोपैरासाइट का लाइफ साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ सकते हैं और इसके लाइफ साइकिल को आप ब्रेक करने में या इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने परिंदों या अपनी मुर्गियों में बीमारी के रोकथाम में मौसर किरदार अदा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि जो लाइफ साइकिल है एंडोपैरासाइट का, दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट लाइफ साइकिल है और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरह हम नीमाटोड की बात करते हैं, जिस तरह एस्केरेटेड गिलाई है, तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो डायरेक्ट है। मतलब ये है कि जैसे ही मुतासरा मुर्गियाँ ड्रॉपिंग या फीसेस करेंगी तो उसके साथ जो एंडोपैरासाइट के एग्स एनवायरनमेंट में आ जाएंगे, कुछ दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे और इन्फेक्टेड स्टेज में चले जाएंगे। उसके बाद कोई मुर्गियाँ दूसरे खाती हैं तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन काज कर देंगे और इसी तरह दोबारा उनकी मुर्गियों से भी 28-30 दिन के बाद उनके फीसें और ड्रॉपिंग के जरिए एंडोपैरासाइट के एग्स बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह इन्वायरमेंट जिसमें पानी हो गया, खुराक हो गया, वो कंटेमिनेट हो जाएगी और उसके बाद जो मुर्गियाँ खाएंगी तो इन्फेक्शन फैलती रहेगी। फिर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, जिस तरह हम मिसाल देते हैं सिस्टोट की, तो उसमें होता ये है कि जैसे ही मुर्गियाँ ड्रॉपिंग करेंगी या फीसेज आएंगे, उसके साथ जैसे ही एंडोपैरासाइट के एग्स आएंगे तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाएंगे, जिस तरह इंसेक्ट्स हो गए, अर्थवर्म हो गए, स्लग्स हो गए, तो उसके अंदर ये इन्फेक्टेड स्टेज डेवलप करेंगे। उसके बाद अगर इन इन्फेक्टेड इंटरमीडिएट होस्ट, जिसको अर्थवर्म है या दूसरे स्लग्स वगैरह, इनको मुर्गियाँ खा लेती हैं तो उनके अंदर ये इन्फेक्शन पहुंच जाएगी। तो मकसद यहाँ पे हम देखते हैं इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर, ये बुनियादी तौर पे आप इनको ये समझ कह सकते हैं कि ये सहूलतकार हैं। अगर आप इनको ही रोक लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन्फेक्शन कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। आपके सामने मुख्तलिफ एंडोपैरासाइट का लाइफ साइकिल आ रहा है, आप इसको गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। मैं नहायत ही आसान लफ्ज़ों के साथ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एंडोपैरासाइट है ये किस तरह जो है मुर्गियों को या परिंदों को मुतासर करते हैं। जब हम बात करते हैं नीमाटोड की, तो ये ज़्यादातर तो क्योंकि तड़ियों में होते हैं या उस सीका के अंदर मौजूद रहते हैं, वहीं पे ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, उसी को डैमेज करते हैं और तड़ियों की बंदिश तक कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीमाटोड हैं, जिस तरह एस्केरेट्स हैं, ये वो भी ड्रग तक भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। उसके आगे जाके ये एग प्रोडक्शन या एग क्वालिटी को भी डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो ट्रेकिया के जो इन्फेक्शन काज करने वाले हैं, जो थ्रेड वर्म है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सांस का मसला बनेगा। जब आई वर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो बात ये है कि उसने आई में जाके इन्फेक्शन काज करनी और आई साइड को डैमेज करना है, जो लेक्रीमेशन काज करेंगे। ये चंद एक मुख्तसर बातें हैं, बाकी आप इन डिटेल में इसको मज़ीद रीड आउट कर सकते हैं।
सबसे अहम जो बात मैंने यहाँ पे करनी है वो है कि आप इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे। तशख़ीस आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहली मैं बात करूँगा कि आप मख़सूस इलामात की बुनियाद पे कर सकते हैं, या अगर आपका परिंदा जो है उसकी डेथ एक्सपायर हो जाता है या उसको ज़बह करते हैं, उस सूरत में भी आप इन परिंदों की तशख़ीस कर सकते हैं। तो इलामात की जब बात करते हैं तो मैंने पहले बात कर दी है कि उसकी जो ड्रापिंग है, जो फीसेज हैं, वो बड़े तब्दील हो चुके होंगे, डर ये होगा, उसकी रंगत तब्दील हो चुकी होगी। इसके अलावा जो मुतासरा परिंदा है उसकी जो जिल्द है वो पीली पड़ चुकी होगी और उसकी वीकनेस बड़ी प्रोमिनेंट वाज़े नज़र आएगी आपको। उसकी जो सीने वाली जो हड्डी है वो बड़ी जिसको कहते हैं कील बोन, वो भी वाज़े तौर पर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको पता चल जाना है कि आपके परिंदे जो है इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आप तस्वीर में देख रहे हैं परिंदे की जो कंडीशन है वो भी देख रहे हैं कि किस तरह उसकी जो जिल्द है वो पीली हो चुकी है। इसके अलावा जो आपके सामने परिंदा खुला हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी तड़ी है उसको जब थोड़ा सा आपने कट लगाना है तो कट लगाएंगे तो उसमें फौरी तौर पे आप देखेंगे कि उससे अंदर कीड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, या उसमें जो बुलबुले हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वो बुलबुले उन पैरासाइट की जो मूवमेंट होगी उससे भी बनेंगे, या वो रेस्पिरेशन लेंगे तब भी बनेंगे। तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, सिंपल है। इससे आप इसकी एंडोपैरासाइट का कम ये पता कर सकते हैं कि आपकी मुर्गियों में या आपके परिंदों में एंडोपैरासाइट हैं या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने परिंदों को तशख़ीस करवा सकते हैं लैब टेस्ट के ज़रिए। आप उनको बेशक कोई सैंपल ले जाएं या फ़ीकल सैंपल ले जाते हैं, या आप अपने परिंदे ले जाते हैं तो लैब के में वो जो फ़ीकल फ्लोटेशन टेस्ट है उसके ज़रिए ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके परिंदे जो हैं उस एंडोपैरासाइट का से मुतासर हैं या नहीं हैं, और जिस किस्म के भी एंडोपैरासाइट होंगे उसके हिसाब से आपको वो डायग्नोस करके बता देंगे और साथ ही आपको मेडिसिन जो है रिकमेंड कर देंगे। सबसे अहम बात जो है वो है अंदरूनी कीड़ों की रोकथाम। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने फार्म से या परिंदों में एंडोपैरासाइट की इन्फेक्शन ना हो तो उसके लिए आपको बेहतरीन तरीके से सफाई का निज़ाम बेहतर करना होगा। मुर्गियों की रोज़ाना की बुनियाद पे बाकायदगी से मुआयना करना होगा। अगर आपको कहीं महसूस होता है कि आपकी मुर्गियाँ बीमार हैं तो उस सूरत में आप लैब से टेस्ट भी करवा सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं और उसके मुताबिक फौरी इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ख़ास ख्याल करना है वो नमी और दर्जा हरारत का ख्याल करना है, उसको मुनासिब लेवल पे रखना होगा। इसके अलावा जिस तरह बारिशों के सीज़न में जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरमीडिएट होस्ट हैं, जिस तरह लाल बेग हो गया, अर्थवर्म हो गया, इनको अपने मुर्गियों से बचाना होगा, अपने परिंदों से बचाना होगा ताकि जो अर्थवर्म की ताकि एंडोपैरासाइट की इन्फेक्शन से बचा जा सके। जब हम बात करते हैं इलाज मुआवजे की तो उसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले तो मुनासिब ये होगा कि आप वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेकंड, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ मेडिसिन रख देता हूँ जो एंडोपैरासाइट के लिए मुअस्सर होती हैं, जिसमें लीवामाइसोल, एल्बेंडाजोल हो जाता है और फीबेंडाजोल। और मुझे जो सबसे अच्छी और मुअस्सर किस्म की मेडिसिन लगती है वो पिपराज़ीन पाउडर है। आप इसे अगर छोटी मुर्गियाँ जिनकी उम्र 6 हफ्ते से कम है उसमें 50 मिलीग्राम फ़ी परिंदा दे सकते हैं, और अगर मुर्गियों की उम्र जो है 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो उसमें 100 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्लाक है तो जिस तरह आप सामने देख रहे हैं कि 1 kg पीसी जो है आप 1000 लीटर पानी में 2 दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं आई वार्म की, तो आई वार्म में आप लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके 1-2 ड्रॉप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये जो आई वार्म है वो ख़त्म हो सकता है। आपने दूसरी जो अहम बात है वो आपने ये ख्याल करना है कि जो इस मेडिसिन को रिपीट करना है। पिपराज़ीन की बात करें तो 7 हफ्तों बाद दोबारा आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि अगर दोबारा किसी वक्त आपको महसूस होता है कि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस आ रहे हैं या कोई शुबा हो रहा है तो उस वक्त भी तशख़ीस करा के आप मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। आखिर में मैं अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को देखा, आप इस पे अपने राय का इज़हार कर दें, इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ये है कि इंशाल्लाह जल्द ही नई आने वाली वीडियो जो बेहतरीन किस्म के होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर पे मैं बस यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।